फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 8 फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब तो पता है आपको, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस। कोई भी काम करने से पहले अगर आप सोच रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। आगे वर्ड लग गया फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब मनी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब हो गया प्लानिंग ऑफ मनी। अगर मैं मनी की प्लानिंग कर रहा हूँ कि मनी कैसे इन्वेस्ट करनी है, कहाँ से मनी आएगी, तो ये क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अगर ऐसे समझे तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या बातें करने वाले हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में हम बात करेंगे कि पैसे इन्वेस्ट कैसे करना है, मनी जो आपके पास आई इन्वेस्ट कैसे करनी है, और मनी लानी कहाँ से, इसी चीज की प्लानिंग करनी होती है। सपोज इनकेस अगर आपको एक कार परचेज करनी है, ठीक, तो आप उससे पहले माइंड मेकअप करते हैं कि मुझे कार पे अपनी जो मनी की सेविंग है वो इन्वेस्ट करनी है, एक तो ये डिसीजन लेते हैं। दूसरा, जो कार पे मनी स्पेंड करनी है, सपोज मेरे पास 5 लाख है, 10 लाख की कार है, तो बाकी के 5 लाख कहाँ से आएगी, ये भी सोचना पड़ता है, ठीक। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में, प्लानिंग का मतलब थिंक इन एडवांस, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग है तो मनी से रिलेटेड है, तो प्लानिंग ऑफ मनी यहाँ पर होने वाली है, ठीक। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब भी होता है एडवांस में सोचना अबाउट द फ्यूचर। क्या सोचना है एडवांस में, हाउ मच टू स्पेंड, कितना स्पेंड करना है, हाउ मच टू स्पेंड का मतलब कितना स्पेंड करना है, एंड ऑन व्हाट टू स्पेंड, ऑन व्हाट टू स्पेंड का मतलब क्या हो गया, किस पर स्पेंड करना है, कितना स्पेंड करना है, किस पर स्पेंड करना है। दो ही क्वेश्चन के आंसर देंगे फाइनेंशियल प्लानिंग में, हाउ मच टू स्पेंड, प्लानिंग आप एडवांस में कर रहे हो अपनी मनी की, कितना स्पेंड करना है और कहां पर करना है, ऑन व्हाट टू स्पेंड, हाउ मच टू स्पेंड एंड ऑन व्हाट टू स्पेंड। अच्छा, इन दोनों से रिलेटेड डिसीजन आपने पढ़ रखे हैं। हाउ मच टू स्पेंड, कितना करना है, उसके लिए जो सोर्स ऑफ फाइनेंस हम लाते थे, जो पैसे लाते थे, उससे रिलेटेड हमने जो डिसीजन पढ़ा था वो क्या था, फाइनेंसिंग डिसीजन। एंड ऑन व्हाट टू स्पेंड, किस पे करना है, उससे रिलेटेड जो आपने डिसीजन पढ़ा था वो था इन्वेस्टिंग डिसीजन। इससे रिलेटेड डिसीजन था फाइनेंसिंग, इससे रिलेटेड डिसीजन था इन्वेस्टिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंसिंग का और इन्वेस्टिंग डिसीजन का मिक्सचर है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, फाइनेंसिंग का और इन्वेस्टिंग डिसीजन का मिक्सचर है। क्लियर हो गई थी बात। फाइनेंशियल प्लानिंग है डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड एंड ऑन व्हाट टू स्पेंड, कितना स्पेंड करना है, कहां पे करना है। क्लियर हो गई थी बात। बस इसी, अगर आप कभी भी आपके सपोज पॉकेट में 1000 रुपीज पड़े तो आपको पता होता है कि मैं कहां पर ये खर्च करने वाला हूं, ठीक, और मेरे पास कितने 1000 रुपए खर्च करने, काम करने, वो आपने प्लान कर लिया। तो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन का जो कॉम्बिनेशन है वो हो जाता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, ठीक। अकॉर्डिंग टू फंड एट योर डिस्पोजल, मतलब जितना पैसा है आप उसी के अकॉर्डिंग सोचते हो कि कितना मैंने स्पेंड करना और कहां पर करना। सपोज आपके पास अगर 1000 रुपए है तो आप ये नहीं सोचो कि मुझे 2000 रुपए स्पेंड करने हैं, आप 1000 के हिसाब से प्लानिंग को लेकर चलोगे कि आपके पास 1000 रुपीज है, उसी के बेसिस पे आपको अपना प्लान बनाना है कि मैं 1000 रुपीज कैसे कैसे खर्च करूंगा। ना कि आप ये सोचेंगे मेरे पास 1000 है मैं तो 500 स्पेंड करूंगा तो बाकी 4000 उसको कोई पता नहीं, ठीक। जितना पैसा आपका है उसके हिसाब से पूछना होता है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताया था गैरेस्टन बर्ग ने, किसने, गैरेस्टन बर्ग। तो गैरेस्टन बर्ग के हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या आता है, जिसने फाइनेंशियल प्लानिंग की थी गैरेस्टन बर्ग ने, गैरेस्टन बर्ग के हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग में टोटल में 3 काम होते हैं। दो तो आपके सामने, अब वो कैसे बताया। सबसे पहले उन्होंने कहा डिटरमिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड बाय एन एंटरप्राइज। उन्होंने सबसे पहले ये पता करो कि आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए कितना पैसा चाहिए, वही हो गया ना, हाउ मच टू स्पेंड। तो सबसे पहला काम गैरेस्टन बर्ग ने कहा कि आप ये पता करो कि डिटरमिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड बाय एंटरप्राइज टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन स्मूथली। अपने ऑपरेशन को स्मूथली चलाने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। सपोज अगर आपको एक स्कूल चलाना है तो स्कूल चलाने के लिए आपको कितना फंड चाहिए जिससे आपका स्कूल स्मूथली ऑपरेट कर सके। तो पहला काम तो उन्होंने ये बोला, चलो फाइनेंस को करना है। उसके बाद डिटरमिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड, ये पैसा आएगा कहां से। दूसरा काम उन्होंने क्या कहा, ये बताओ कि ये पैसा आएगा कहां से। आने की 2 सोर्स होती है, या तो इंटरनल से लाओगे या एक्सटर्नल से लाओगे। तो उन्होंने ये बताया कि दूसरी चीज आपको जो फाइनेंशियल प्लानिंग में पता चल जाएगी कि किस सोर्स से पैसा लाने वाले हैं। एंड तीसरी चीज
डिटरमिनेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसी। अब सुटेबल पॉलिसी किस लिए बोला उन्होंने? सुटेबल पॉलिसी इसलिए बोला कि अगर मैं सपोज 5% है और 5% को 1 लाख रुपीज दूं, तो हर पर्सन जो इन्वेस्ट करेगा मनी वो अपने हिसाब से करेगा। तो कोई 20% रिटर्न लेके आएगा, कोई 30 लेके आएगा, कोई 40 लेके आएगा, कोई 50 लेके आएगा, कोई 60 लेके आएगा। वो डिपेंड करता है उनके कैलिबर पे कि और उनकी सोच पे कि वो कैसे कैसे काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यही डायरेक्शन में बोले थर्ड काम है आपका कि आपको पैसा तो आ गया, आपको पता था कितना पैसा चाहिए, आप पैसा ले भी आए हैं। अब उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास सुटेबल पॉलिसी होनी चाहिए जिससे कि आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कर सकें। ऐसा ना हो कि आपने ले लिया लाख रुपए, जरूरत 50,000 की थी, 50,000 वेस्ट हो गया आपका। और ऐसा ना हो कि आपको जरूरत 2 लाख की थी, आपको आया 1 लाख रुपए, या आपको 1 लाख की जरूरत थी, आप लाए भी 1 लाख मगर आपने वो इन्वेस्ट ही गलत तरीके से करा। तो इसीलिए जो भी आपका पैसा है इन्वेस्ट करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं, कितनी बेहतर तरीके से आप इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए सुटेबल पॉलिसी डिजाइन करना। तो गैरस्टन ने कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर मेन 3 काम होते हैं। सबसे पहले ये पता लगाना कि आपको कितना पैसा चाहिए, दूसरा वो पैसा आएगा कहां से, और तीसरा उस पैसे को प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करने के लिए सुटेबल पॉलिसी, ताकि फंड की वेस्टेज ना हो। कितनी बात क्लियर हुई? फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? डिसाइड इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड, कितना स्पेंड करना है, व्हाट टू स्पेंड, किस पर स्पेंड करना है। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, दोनों का मिक्सचर है अकॉर्डिंग टू फंड एट योर डिस्पोजल। फाइनेंशियल प्लानिंग में गैरस्टन ने कहा कि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर 3 मेन काम होते हैं। पहला ये पता लगाना कितना फाइनेंस चाहिए, दूसरा वो कहां से आएगा, तीसरा उसको इन्वेस्ट करने के लिए सुटेबल पॉलिसी। ठीक, अब ये जो 3 क्वेश्चन है इसके आंसर कैसे आएंगे? सबसे पहला कि कितना चाहिए पता कैसे चलेगा? आपको ये पता भी तो लगाना है कि कितना फंड चाहिए आपको, ये कैसे पता लगाए? गैरस्टन साहब ने तो बोल दिया कि भैया आप ये पता लगाओ पहले कि कितना पैसा चाहिए, फिर उसके बाद कहां से आएगा ये पता लगाओ, फिर सुटेबल पॉलिसी डिजाइन करो। अब ये तीनों पता कैसे लगेंगे? तो उसके लिए भी उसका आंसर है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको कितना फंड चाहिए अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। तो उसके लिए गैरस्टन ने क्या कहा? पॉइंट नंबर 1, ये जो पॉइंट नंबर ए है ये इसका आंसर है। आपका जो ये डाउट होगा यहाँ पर कि ये पता कैसे करेंगे कि कितना पानी चाहिए, उसका आंसर है ये। उसके लिए गैरस्टन ने क्या कहा कि अगर आपको ये पता लगाना है कि आपको कितना पैसा चाहिए, कितना फंड चाहिए, तो सबसे पहले आप पता लगाओ डिटरमिनेशन ऑफ टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब पता कौन लगाएगा? कंपनी का फाइनेंस मैनेजर, काम ही उसी का है। परचेज मैनेजर का तो काम नहीं है फंड का पता लगाना, ना ही मार्केटिंग वाले का काम है, ना ही प्रोडक्शन वाले का काम है। फाइनेंस मैनेजर का काम है, फाइनेंस मैनेजर पता लगवाएगा। तो सबसे पहले डिटरमिनेशन ऑफ टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो यहाँ पर आप पूछ रहे थे कि कितना पैसा चाहिए, वो यही है। टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट बता दो कितना चाहिए, तो पता कौन लगाएगा? फाइनेंस मैनेजर। अब लगाता किस बेसिस पे पता? हमें आंसर ये चाहिए ना, किस बेसिस पे पता लगा रहा है वो? सेल्स फोरकास्ट के बेसिस पे। सेल्स की भविष्यवाणी करते हैं ना कि इस साल मेरी सेल नवंबर में दिवाली के मंथ में 4 लाख हुई, उससे पिछले साल 3 लाख हुई थी, उससे पिछले साल 1 लाख हुई थी या 2 लाख हुई थी। तो 2 लाख से नेक्स्ट ईयर की 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख, 4 लाख से अगले साल कितनी होगी? आंसर आपके पास है 5 लाख होगी। तो यही होता है सेल्स फोरकास्ट। तो फाइनेंशियल मैनेजर पता कैसे लगाएगा? सेल्स फोरकास्ट के बेसिस पे। और अगर सेल्स फोरकास्ट के बेसिस पे उसे जो फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट हैं, जो फ्यूचर उसे दिख रहा है, अगर उसे लग रहा है कि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, हमारा फ्यूचर ब्राइट है, उसे लग रहा है कि फ्यूचर में हमारी सेल बढ़ेगी, ब्राइट लग रहा है उसका फ्यूचर, एक्सपेक्ट इंक्रीज इन सेल्स। अगर देखो आपको पता क्या लगाना है? टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए पता लगाना है। फाइनेंशियल मैनेजर ने किस बेसिस पे लगाएगा? सेल्स फोरकास्ट के बेसिस पे लगाएगा। भविष्यवाणी कर सकता है अपने पास एक्सपीरियंस और पास्ट डाटा के बेसिस पे। अगर उस डाटा के बेसिस पे उसे लग रहा है कि हमारे फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट है वो ब्राइट दिख रहे हैं, इंक्रीजिंग सेल के 100% चांसेस दिख रहे हैं, तो अगर फर्म को सेल के चांसेस इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं तो द फर्म नीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि सेल ज्यादा करने के लिए प्रोड्यूस भी तो ज्यादा करना पड़ता है। अगर आपको सेल ज्यादा करनी है तो आपको प्रोड्यूस भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर
उसको लग रहा है कि मेरी सेल फ्यूचर में बढ़ने वाली है, तो फर्म को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने से मतलब क्या है? तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, उससे मतलब क्या है? मतलब अगर आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो मोर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। अब आप लोगों लॉन्ग टर्म फंड की ज्यादा रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि प्रोडक्शन किसमें होता है? मशीन पे, और मशीन को 1-2 साल के लिए खरीदी दी जाती है, लंबे समय के लिए खरीदी जाती है, 10 साल 15 साल के लिए। तो जब आपको इतने लंबे समय के लिए आपको फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके लिए जो फंड लेके आएंगे वो लॉन्ग टर्म सोर्स से लेके आएंगे या शॉर्ट टर्म सोर्स से लेके आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, लॉन्ग टर्म सोर्स से लेके आएंगे। और ये हमने पहले करा भी था फाइनेंस इक्वेशन में, और कैपिटल स्ट्रक्चर में भी यही बात पढ़ी थी। तो एक तो अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है तो लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। दूसरा, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज इन सेल रिक्वायर्स, अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है जिससे कि आपकी सेल बढ़े, तो उसके लिए आपको फिक्स कैपिटल भी ज्यादा चाहिए और वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। अब आपके साथ फिक्स कैपिटल तो समझ आया, क्योंकि हमारे को एसेट खरीदने हैं। वर्किंग कैपिटल क्यों? आप पहले 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं 2 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, तो 2 लाख यूनिट का रॉ मटेरियल भी तो चाहिए आपको। एंड रॉ मटेरियल जो स्टॉक होता है आपका, वो किसका पार्ट होता है? करंट एसेट का। तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी वर्किंग रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा, आपकी वर्किंग रिक्वायरमेंट भी ज्यादा। दोनों को रिक्वायरमेंट को जोड़ने की क्या निकल आती है? टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो आपको बस फोरकास्ट से ही पता करना है कि आपकी फिक्स कैपिटल, सपोज आपने मशीन 2 मशीन लगेगी, 2 मशीन की कॉस्ट जी 20 लाख, तो 20 लाख का फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। रॉ मटेरियल कितना में एक्स्ट्रा लगेगा? रॉ मटेरियल और कितना एक्स्ट्रा लगेगा? हमने कहा 5 लाख का, तो 5 वो 20 वो 25 की टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल आई। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया कि कितना करना चाहिए? जी 25 लाख चाहिए। किस बेसिस पे निकला? फोरकास्ट के बेसिस पे निकला। एग्जांपल के तौर पर मैं इसका आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं। कोरोना की न्यूज जो आई थी पब्लिकली, वो नवंबर या दिसंबर के आसपास आ रही थी। अब जितनी सैनिटाइजर कंपनियां थी या जितनी मास्क बनाने वाली कंपनियां थी, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये जो अब कोरोना आ रहा है तो मास्क की डिमांड बढ़ रही है, सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ रही है, तो सेल्स फोरकास्ट क्या हो? मैंने कहा कि अभी फ्यूचर में तो 1-2 साल तक तो हमारे एस्पेक्ट है ये जो ब्राइट दिख रहे हैं, एक्सटर्नल इंक्रीज और हमें लग रहा है कि हमारा सैनिटाइजर और मास्क की सेल भी बढ़ जाएगी, मगर इसके लिए हमारे इतनी मशीन नहीं, तो हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें मशीन्स भी चाहिए, जिसके लिए लॉन्ग टर्म फंड की जरूरत है, और इसके अलावा हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे को रॉ मटेरियल भी ज्यादा मंगवाना पड़ेगा, तो मशीन्स भी ज्यादा लगेंगी, कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, रॉ मटेरियल भी ज्यादा लगेगा और कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। दोनों की जितनी जितनी रिक्वायरमेंट बढ़ी है, जोड़ दो, आपकी टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल आएगी। तो पहले पॉइंट का आंसर आ गया, कितना पैसा चाहिए? हाँ जी। दूसरा पॉइंट क्या बोलना था? डिटरमिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड। आपने जी बोल दिया 25 लाख चाहिए। अब कहां से लाओगे 25 लाख? आपको लाना भी तो है ना 25 लाख। कहां से लाएंगे 25 लाख? उसके लिए गैरेस्टर ने क्या कहा कि आफ्टर एस्टिमेटिंग द टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो आपने निकाल ली, नेक्स्ट स्टेप होता है हाउ टू रेज दिस फंड। अब ये 25 लाख जो बोल रहे हैं, लाओगे कहां से? उन्होंने 2 ही सोर्स है आपके पास, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल। इसके बारे में हम बीच में कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, फाइनेंसिंग विषय में पढ़ चुके हैं कि सोर्स ऑफ फंड क्या होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल क्या क्या होती है। तो या तो आप इंटरनल से लाओगे, एक्सटर्नल से लाओगे, दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान है, वो आप कैपिटल स्ट्रक्चर से देखोगे। क्लियर होगी की बात? तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिलेंगे। थर्ड क्या है? डिटरमिनेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसी। अब ये कैसे पता चलेगा? ये आपका थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो डिटरमिनेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसी। ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप कुछ सोचिए कि जो गवर्नमेंट है वो बजट बनाती है 1 साल पहले, गवर्नमेंट बजट 1 साल पहले बना देती है कि हमें नेक्स्ट ईयर कहाँ पैसे लगाने हैं, कहाँ से पैसे आएंगे। गवर्नमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग जो भी करती है वो 1 साल पहले ही कर लेती है कि ये मेरा एस्टिमेटेड रेवेन्यू होगा, ये मेरे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होंगे, ठीक इतना इतना मैंने यहाँ लगाना है। अब उसके लिए वो सुटेबल पॉलिसी तो बनाएंगे ना कि मेरे को कैसे कैसे कहाँ पर लगाना है, कितनी जगह रोड्स बननी है, कितने हॉस्पिटल्स बनने हैं, कितने स्कूल्स बनने हैं, ठीक। तो उसके लिए सुटेबल पॉलिसी भी डिजाइन होती है ताकि जो मनी है वो प्रॉपर्ली इन्वेस्ट हो सके। तो ये वही है
फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। एंड नॉट एंड जस्ट बाय रेजिंग दी एस्टिमेटेड, ऐसा नहीं कि मैंने पैसे रेज कर लिए अब कोई बात नहीं, तो उसके बाद भी आपको लॉट ऑफ वर्क टू डू, ठीक। तो इट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि मैं अगर जो मैंने आज जो प्लानिंग करी है वो मैंने आगे फ्यूचर में लगानी है, वो भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में लगानी है। तो अगर मैंने आज गलत प्लानिंग कर ली तो उसका इफेक्ट फ्यूचर नंबर ऑफ ईयर्स तक जाएगा, और हो सकता है वो मेरी ग्रोथ पे, मेरी कंपनी के प्रॉफिट पे भी इफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, खाली फाइनेंस को आप लेके आ गए उसके बाद खाली खत्म नहीं हो जाएगा, उसके बाद भी आपको कई लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब फाइनेंशियल प्लानिंग में फाइनेंस मैनेजर करता क्या है, एनालाइज करता है। क्या एनालाइज करता है कि मेरे के पास कितनी इन्वेस्टमेंट प्लान है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने पढ़ा था कि आपके पास जो फंड होता है उसको इन्वेस्ट करने के कई सारे प्लान्स होते हैं आपके पास, तो कितने सारे प्लान है और उसमें से उसे क्या सिलेक्ट करना होता है, सबसे बेहतरीन प्लान सिलेक्ट करना होता है कि मैं इस हिसाब से इस जगह इन्वेस्ट करूंगा ताकि जो मेरी मनी है वो गलत जगह इन्वेस्ट ना हो। ये जो थर्ड पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, वो यही है कि फाइनेंशियल मैनेजर एनालाइज करेगा कि मेरे पास इन्वेस्ट करने के कितने ऑप्शंस हैं और उसमें से मुझे सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा सिलेक्ट करना है, ठीक। और यही काम है फिजिकल पॉलिसी। अगर ये सही सिलेक्ट कर लिया और आपका फंड अच्छी जगह लग गया तो फ्यूचर में ग्रोथ है, प्रॉफिट भी है। इनकेस अगर रिवर्स हो गया तो लॉस है, हो सकता है आपका बिजनेस भी फोल्ड डाउन हो जाए, ठीक। तो पैसा पता चल गया, ले भी आए, अब उसको सही तरीके से लगवाना भी है। और सही तरीके से लगवाने के लिए थर्ड पॉइंट था कि फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा नहीं है पैसा लाने के बाद खत्म हो जाए, उसके बाद बहुत सारा काम होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग एनालाइज करेगा कि कितनी प्लान्स है उसमें से जो उसे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर एक बात खत्म होगी, ये थोड़ी एडिशनल बात है कि जो आप प्लान बनाते हो अगर वो 1 साल तक का है, जिसे हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बजट। जो गवर्नमेंट बनाती है, जैसे रेल बजट बनता है, गवर्नमेंट का जो बजट बनता है, तो इसको हम जो बोलते हैं, इसको बजट इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ये 1 साल तक का प्लान होता है। अगर 1 साल तक का प्लान बना रहे हैं तो वो बजट हो जाता है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग 2 टर्म के लिए होती है, या तो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो। और शॉर्ट टर्म वाले को क्या बोलते हैं, हम बजट बोलते हैं। जो लॉन्ग टर्म अगर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो उसका फोकस कहाँ रहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने सुना भी होगा 10th में 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, ठीक। तो वो जो 5 ईयर प्लान था क्या था, लॉन्ग टर्म प्लान है आपका, 5 ईयर प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान है। तो वो जो प्लान का फोकस होता था वो जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर पे होता था। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे मशीनरीज हो गई, फर्नीचर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन चीजों पर फोकस ज्यादा रहता है। बिल्डिंग है, लैंड है, ठीक। तो वहां पर जो फोकस रहेगा वो फिक्स एसेट्स पे रहेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है फिक्स एसेट्स पे इन्वेस्ट करना। तो अगर प्लानिंग हुई लॉन्ग टर्म के लिए, इसका मतलब उसका फोकस कहां रहने वाला है, फिक्स एसेट्स पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, डैम्स है, ब्रिजेस है, इन पे रहता है। और यही अगर जो गवर्नमेंट हर साल जो प्लान बनाती है, जिसे शॉर्ट टर्म प्लान बोलते हैं और बजट बोलते हैं, वो जनरली किसने बनाया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए जो हर साल होने ही होने हैं उन खर्चों के लिए, ठीक। तो अगर आप प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो उसका फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे रहता है, जैसे गवर्नमेंट का 5 ईयर प्लान चलता था। वैसे जो ऑर्डिनरी जो गवर्नमेंट की हर साल की प्लानिंग होती है उसका जो फोकस रहता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे रहता है, ठीक। तो प्लानिंग क्या थी, प्लानिंग ये थी कि आपको एडवांस में पता चल जाएगा कितना स्पेंड करना है, कहाँ करना है, क्या एस्टिमेट के 3 क्वेश्चन थे, तीनों के आंसर आ गए। सबसे पहले आपको टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट से पता चल जाएगी। उसके बाद आपको ये पता लगाना है कि सोर्स ऑफ फंड कहां से लेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल, और उसके बाद जो फंड आ गया उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करने के लिए मैनेजर एनालाइज करता है कितने इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसमें से उसको सबसे बेस्ट सिलेक्ट करना होता है। बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, गलत नहीं होना चाहिए। और आपको पता है इरिवर्सिबल डिसीजन होता है, एक बार ले लिया अगर रिटर्न जाते हैं तो लॉस बहुत ज्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सीखा था। इसके अलावा कि अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा फोकस रखेंगे, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ज्यादा फोकस रखेंगे। और शॉर्ट टर्म वाली को क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो मीनिंग था, जो आपको जानना था इसके बारे में, यहाँ क्या है क्या नहीं है, इसके बाद अभी इसके आगे भी है, ऑब्जेक्टिव भी है फाइनेंशियल प्लानिंग के, इंपॉर्टेंस भी है, मगर मेन फाइनेंशियल प्लानिंग में यही होता है।
अब इससे रिलेटेड इसके ऑब्जेक्टिव भी है और इससे रिलेटेड इसके इंपॉर्टेंट भी है। अगर ये समझ आ गया तो वो ऑलरेडी समझ आ जाएगी, तो ये चीजें भी लेंगे। क्लियर होने के बाद कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।